सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहली खबर आती है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 6 अरब डॉलर घाटा पे पहुंच गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 5.59 अरब डॉलर घटकर 634.58 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि इससे पिछले सप्ताह में यह 4.11 अरब अमरीकी डॉलर घटकर 640.28 अरब अमरीकी डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कुछ हफ्तों में गिरावट आई गई है। इस गिरावट का कारण रुपए में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए आरबीआई का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ साथ मूल्यांकन को माना जा रहा है। दुखद खबर है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। और संपादकीय बात कर रहा है, बढ़ते मरुस्थल से घटते संसाधन। यह लेख लिखा है जयप्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा। और जयप्रकाश जी कहते हैं कि पृथ्वी की को मरुस्थलीकरण, देखिए जो डेजर्टिफिकेशन होता है, मरुस्थलीकरण से बचाने और भोजन, कपड़ा आदि बुनियादी ज़रूरतों के लिए उत्पादक भूमि की रक्षा करना ज़रूरी है। विश्व की 3.20 अरब आबादी इस समय विस्थापन का संताप झेल रही है। स्थानीय स्थितियाँ लोगों को प्रयास के लिए विवश कर रही हैं। मिट्टी अपनी उत्पादक होती जा रही है। भू प्रबंधन की व्यवस्था असुरक्षित हो रही है। भूमि आधारित रोजगारों का समाधान ढूंढ पाना कठिन हो रहा है। तेजी से वनों की कटाई मरुस्थल का विस्तार कर रही है। इस समय दुनिया के मात्र 60% जंगल बचे हैं। मेरे साथियों, डेजर्टिफिकेशन बहुत बड़ी समस्या है। एक तो थे प्राकृतिक डेजर्ट डेजर्ट हमारे रेगिस्तान, जो कि प्राकृतिक भौगोलिक और हम कहें तो पर्यावरण की घटनाओं की वजह से बने। और दूसरे हैं मानव जनित मरुस्थल, जो कि हम लोग बना रहे हैं। हम लोग कैसे बना रहे हैं? हम लोग जो पेड़ों को कटान कर दे रहे हैं, बंजर ज़मीन छोड़ देते हैं, वो बाद में मरुस्थल का रूप ले लेते हैं। पेड़ों का किसी क्षेत्र की इकोसिस्टम मेंटेन रखने में बहुत बड़ा योगदान है। पेड़ों का, झाड़ियों का, पौधों का। सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन है। सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी एक दूसरे से जुड़ी स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। दुनिया भर में जन जीवन और आजीविका बचाने के लिए अब तो सूखे के प्रति सहन क्षमता बढ़ाने के लिए 70 से अधिक देशों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डेटा मंच भी सक्रिय हो चुका है। 3 दशक पहले दुनिया के 196 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलों से निपटने के लिए एक साझा मसवीदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी पर आपसी विमर्श के लिए पिछले दिनों एक बैठक सऊदी अरब के रियाद में भी हुई थी। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये भी इसीलिए काम करता है। और अभी कुछ दिनों पहले आपके सऊदी में भी, रियाद में एक बैठक हुई थी। मगर मुझे लगता नहीं है कि इन बैठकों के बाद कोई ऐसा परिणाम निकलता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहे सूखा 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। देख रहे हैं आप कितना मरुस्थलीकरण से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसी आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। बीते 3 वर्ष से दुनिया का ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात हैं। स्थिति से प्रभावित उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ ही भारत, चीन इत्यादि भी शामिल हैं। इस समय दुनिया भर के हरित मिशन चलाने वाले 10 युवा भूमि नायक भी मरुस्थलीकरण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें इसे एक गरीब किसान परिवार के सिद्धवंश सकारे मुख्यतः मिट्टी क्षरण की रोकथाम पर काम करने के साथ जैविक कृषि, वानिकी नवाचारों से महाराष्ट्र के किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं। हरित उद्यमी रेकी यादू त्रियोर माली में मरेंगे पेड़ पर आधारित एक सामाजिक उद्यम चला रही है। अब तक उन्होंने कई महिलाओं को 20,000 मोरिंगे पेड़ों से जैविक चाय, पाउडर, तेल, साबुन, मसाले और शिशु आहार आदि बनाने में प्रशिक्षण किया है। मेरे साथियों,
ये कुछ लोकल इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है जिनके माध्यम से ग्राउंड लेवल पे हमारे कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको सशक्त कर रहे हैं कि कैसे हमें ज़रूरत है पर्यावरण को बचाने की। प्राकृतिक आपदाओं के लिए दुनिया में सबसे संवेदनशील देश फिलीपींस में मसूंगी जियो रिजर्व फाउंडेशन के अगुए बिली क्रिस्टल जी डमोलियांग मनीला के आसपास लगभग 2700 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्र को पुनर्बहाली और पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इसी तरह एस्ट्रेडी पेरोजा कोस्टारिका में जलवायु प्रशिक्षक के रूप में एक बोर्ड गेम विकसित कर खिलाड़ियों को जलवायु परिवर्तन और उसके समाधानों को पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, मतलब हर कोई ये सक्षम प्रयास कर रहा है जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण कम किया जा सके। अगला आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। बेटियों का हक। ये हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को लेकर है, शिक्षा, बेटी और परिवार। हालांकि एक सभ्य समाज में बेटे और बेटी के अधिकारों में अंतर का सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन कई वजहों से अ, जड़ जमा चुके पूर्वग्रहों की वजह से आमतौर पर बेटियों को कई स्तर पर समझौता करना पड़ता है। स्थिति की मुख्य वजह पारंपरिक धारणाओं के प्रति ज़्यादातर लोगों की सहजता होती है, जिसमें बेटियां अपने हक के प्रति उदासीन रहती हैं या फिर वंचित रह जाती हैं। फिर किन्हीं कारणों से माता पिता के अलग हो जाने की स्थिति में भी बेटी की पढ़ाई लिखाई सिर्फ खर्च पूरा नहीं हो पाने की वजह से बाधित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई के बाद इसी मामले पर एक तरह से स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने 26 वर्ष से अलग रह रहे दंपति के मामले में कहा कि बेटियों को अपने अभिभावकों से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है और ज़रूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी धन दें। दरअसल ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं कि जिनमें परिवारों में अगर संपत्ति के बंटवारे की स्थिति आती है तो जितने हिस्से पर बेटों का सहज हक माना जाता है उतने ही लिए बेटियों को अलग से प्रयास करना पड़ता है। विडंबना है कि ये अगर किसी परिवार के माता पिता की शिक्षा पर खर्च के मामले में बेटी या बेटे में से किसी एक को ही चुनने का विकल्प हो तो वह आमतौर पर बेटे को प्राथमिकता देते हैं। मगर मेरे साथियों, आजकल समाज बहुत ही शिक्षित भी हो चुका है। फिर भी ऐसा केस सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एड्रेस करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असल में जो इनमें महिला थी, ये बेटी थी, ये विदेश में पढ़ रही थी आयरलैंड में, और उनको खर्चा चाहिए था पढ़ाई वढ़ाई करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एड्रेस करते हुए ये आदेश दिया कि दिया जाए। अब ये हमारे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में संबंधों को लेकर है। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों में दूरी आ गई है। अगर अफ़गानिस्तान ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताते हुए कहा कि वह अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति के रूप राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने अपील की है कि भारत व्यापारियों, रोगियों और विद्यार्थियों के लिए वीज़ा जारी करना शुरू करें। उनकी अपील पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप देखिए, हम आपने जो वीज़ा अपना रोक रखा है हमारे हमारे देश के नागरिकों के लिए, आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए, भले ही स्पेशल कंडीशंस में करिए कि जो जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं उनको अलाउ कर दीजिए, जो व्यापारी हैं उनको अलाउ कर दीजिए, है ना, और स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ कर दीजिए। मगर चूंकि वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया के अनेक देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और तालिबान की सत्ता हथियाने के तरीके को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया है, इसलिए भारत ने भी स्वाभाविक ही उसे दूरी बना ली है। हालांकि ज़रूरत के वक्त भारत उसे मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है, मगर अफगानी छात्रों के लिए वीज़ा जारी करने संबंधी फैसले को लेकर काफ़ी समस्या से मंथन चल रहा है, इसलिए इसे भारत के लिए विचार करना मुश्किल नहीं है। दरअसल वीज़ा ना मिल पाने के कारण भारत में पढ़ रहे बड़ी संख्या में अफगानी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अफगानिस्तान व्यापारिक रूप से भारत का एक बड़ा सहयोगी पड़ोसी रहा है। भारतीय कंपनियां वहां की विकास परियोजनाओं में लगी रही हैं। इस तरह तालिबान की सत्ता आने के बाद दूरी से दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में भारत के लिए बहुत देर तक दूरी बनाए रखना भी ठीक नहीं समझा जा रहा है। सार्क समूह के विखंडित होने के बाद उपजी स्थितियों का लाभ चीन उठाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, हमने हमने तो बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे करी हैं,
हमने बहुत पार्लियामेंट्री हॉल्स वहाँ बनाए हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से। भारत ने कई निर्माण कार्य अफ़गानिस्तान में करे हैं। तो हम ये दूरी भी नहीं अच्छी है। अब धीरे-धीरे डिप्लोमैटिक स्तर पे या राजनयिक स्तर पे हमें अपने दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर करने ज़रूरी ही है। बाकी अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जहाँ शिरकत करने हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी गए। देश की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% बढ़ने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025 में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत तथा निवेश का समर्थन मिलेगा। साथ ही दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि इस साल मजबूत रहने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से भारत के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित होगी। तो इसमें एक बेहतर अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य को लेकर बताया गया है। आगे देखते हैं यहीं पर बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे एक नए एनालिसिस के साथ। और फिलहाल आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके भी ये करंट अफेयर्स और डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।